हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर जो आपके लिए लेके आया है कक्षा 10वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले अध्याय 1 बहुपद का प्रश्न। पहले अध्याय में ही पहले प्रश्न में आप पढ़ोगे किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद को से कैसे भाग करते हैं। तो प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 2 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम आज बना कर देखेंगे और आप लोग भी अपने पुस्तक से कोई भाग देने वाला क्वेश्चन उठाकर अपने से प्रैक्टिस करना और जो क्वेश्चन ना बने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग करना। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस बहुपद को हमको दूसरे वाले बहुपद से भाग करना है। तो जिस बहुपद को हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाज्य और जिस बहुपद से भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। मतलब जो बहुपद भाग दिया जाएगा उसको हम भाज्य कहेंगे। तो भाज्य बराबर हमको मिल गया 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1। ये हमारा भाज्य है और ये हमारा रहेगा भाजक। दूसरा बहुपद कहलाएगा भाजक 2x का वर्ग ऋण 1। जिसको हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य और जिस बहुपद से भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। तो शुरू करते हैं भाग देने का प्रोसेस। तो 2x ऋण 1 भाजक को हम इस साइड लिख देंगे और 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1 भाज्य को हम इस साइड लिख देंगे। इधर लिखेंगे हम भागफल। आप चाहो तो भागफल को इसके ऊपर भी लिख सकते हो, अपने सुविधा अनुसार आपको जो अच्छा लगता है जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं भाग देने का प्रोसेस। तो भाज्य के पहले पद को प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग करना होता है। भाज्य का पहला पद 6x का वर्ग को भाग करेंगे भाजक के पहले पद 2x से। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग करते हैं। तो अचर राशि को अचर राशि से भाग करना है और चर राशि को चर राशि से भाग करना है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ से x और यहाँ से वर्ग, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुना। तो ये संख्या 2 बार है उसमें एक x नीचे से और एक x ऊपर से कटेगा तो पूरा हमारे पास बन जाएगा 3x। ये जो 3x है ये हमारा काम करेगा भागफल का। अब यहाँ पर सभी ध्यान दीजिएगा, ये जो भागफल हमको मिला इसका गुणा भाजक के प्रत्येक पद के साथ करके भाज्य के नीचे लिखेंगे। भागफल जो हमको मिला है उसको भाजक के प्रत्येक पद के साथ गुणा करके भाज्य के नीचे भी लिखेंगे। तो 3x को गुणा करेंगे 1 के साथ तो 3 एकम 3 और यहाँ पर चिन्ह को भी विशेष ध्यान देना है। ये ऋण है और ये धन है। ऋण और धन का गुणा हो जाएगा ऋण 3 एकम 3x और x वाले पद को x वाले के नीचे भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि x वाले को हम x के वर्ग के नीचे लिख दें या जिसमें x नहीं उसके नीचे लिख दें। समान घात वाले संख्याओं के एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे। तो 3x को गुणा किए 1 के साथ तो आ गया 3x जिसको हमने लिख दिया 5x के साथ और 3x को गुणा करेंगे 2x के साथ तो 3 दूनी 6x का वर्ग। अब ऊपर वाले बहुपद भी नीचे वाले बहुपद को हम घटाएंगे। तो घटाने के टाइम भी इस बात को ध्यान दिया रहना कि नीचे वाले जो बहुपद जिसको हम घटा रहे हैं उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदलते जाएगा। तो ये 6x का वर्ग सामने में कुछ मतलब प्लस है, प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा माइनस में और 3x माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में। अब 5x माइनस है और 3x प्लस है। एक प्लस और एक माइनस रहता है तो क्या होता है घटता है। तो 5x में 3x घटेगा तो आ जाएगा 2x और घटाने के बाद आपको इस बात को ध्यान देना है कि हम चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो 5x का चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस क्योंकि 3 से 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। 6x वर्ग में 6x वर्ग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब अगला वाला पद को हम उतार देंगे। अगला वाला पद हमारे पास मिला है 1, इसको हमने उतार दिया। ये अब हमको मिल गया क्या फिर से नया वाला भाज्य। अब हमारा पुराना जो प्रोसेस है हम उसको फिर से दोहराते हैं। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग करना है। भाज्य का पहला पद ऋण 2x को हम भाग करेंगे किससे 2x से। तो 2x से 2x पूरा कट जाएगा हमारे पास बचेगा ऋण 1। ये जो ऋण 1 है ये हमारा भागफल का काम करेगा। फिर ऋण 1 को हम भाजक के दोनों पद से गुणा करेंगे। तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 1 कम हो जाएगा 1। फिर ऋण 1 को गुणा करेंगे 2x के साथ
तो ये हो जाएगा ऋण 2x। फिर से वही प्रोसेस, अपना ऊपर वाले पद में नीचे वाले पद को जो हम घटा रहे हैं, ऊपर वाले पद में नीचे वाले पद को घटा रहे हैं, तो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण वाला हो जाएगा धन और ये धन वाला हो जाएगा ऋण। इस तरीके से आपको पता चला कि ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे तो पूरी से कट जाएगा, जिससे शेषफल क्या बच जाएगा 0। तो इधर जो हमको संख्या मिला ये कहलाएगा हमारा भागफल और नीचे में जो संख्या मिला ये कहलाएगा हमारा शेषफल। इस तरीके से हम भाग हमारा प्रोसेस करते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप और अपने पुस्तक से उठाकर प्रयास करिएगा, क्योंकि भाग देने वाला क्वेश्चन जरूर 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। अब भाग देने वाले क्वेश्चन के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अगला प्रश्न वाली, जिसमें आप पढ़ोगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या होता है, भाग देकर भी हमने शेषफल प्राप्त किया, लेकिन शेषफल प्रमेय यदि हमारे पास है तो हम किसी बहुपद को अन्य बहुपद से भाग दिए बिना ही शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय का प्रोसेस क्या कहता है उसको आप समझिएगा। प्रश्नावली 2 में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, उसमें आपको एक बहुपद मिला है px बराबर, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप करिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमको एक बहुपद मिला है px बराबर x घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x। एक बहुपद हमको मिला है px बराबर x घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x, 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8। इस बहुपद को हमको भाग देना है। भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, शेषफल प्रमेय में आपको बिना भाग दिए ही शेषफल प्राप्त हो जाएगा। उसमें हमको मिल जाएगा gx बराबर, ये हमारा इसको भाग देने वाला ये कहलाएगा हमारा भाज्य और इससे भाग देने वाला ये कहलाएगा हमारा भाजक। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद हमको मिल जाएगा ये x धन 1। यहाँ पर आप इस बहुपद से इसको भाग दिए बिना ही शेषफल प्राप्त करोगे, तो जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं क्या कहलाएगा भाजक, और जिसको भाग दे रहे हैं क्या कहलाएगा भाज्य। अब हम यहाँ पर लगा देंगे शेषफल प्रमेय। ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेषफल प्रमेय हम लगाएंगे तो शेषफल प्रमेय में हम सीधा भाजक के बराबर लेके चलते हैं 0। भाजक के बराबर हम लेके चल रहे हैं 0, जिसे भाजक मान के यहाँ पर रख देंगे x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम चर राशि का मान निकालेंगे। चर राशि क्या है हमारे पास x, इसका मान निकालेंगे ऋण 1। x का मान जो आया उसको हम रख देंगे कहाँ पे भाज्य में, तो इसका मान भाज्य में रखेंगे। जब हम इसका मान भाज्य करते हैं तो ये हो जाएगा p। मान रखने का तरीका सिर्फ यही है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम ऋण 1। जहाँ पर x है p, x में हमने रख दिया ऋण 1, यहाँ पर बराबर है तो हमने लिख दिया बराबर x घात 3, तो ऋण 1 का घात 3 धन 3x का वर्ग 3 लिख हुआ और x का मान हमने रख दिया ऋण 1। चूंकि x का वर्ग है तो ऋण 1 का वर्ग ऋण का ऋण ये हो गया हमारे पास 5, फिर से x आया तो x के लिए हम रख देंगे ऋण 1 धन हमारे पास बच गया क्या 8। अब ऋण 1 का घात 3 है तो आप इसको कई तरीके से हल कर सकते हो। किसी ऋणात्मक संख्या का घात विषम है तो अंतिम में हमको ऋणात्मक ही प्राप्त होता है, या किसी संख्या का घात जितना होता है उस संख्या का उतना ही बार गुणा होता है, तो हम जितने बार गुणा होता है उस तरीके से बनाते हैं घात के हिसाब से। तो ऋण 1 का घात 3 है तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 3 बार गुणा हो गया धन 3 का 3 रहा, ऋण 1 का वर्ग है तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 घात 2 है तो 2 बार गुणा, तो यहाँ पर हमारे पास ऋण 5 और बचा है ऋण 1 धन बचे हमारे पास 8। अब ऋण 1 गुणा ऋण 1 करेंगे तो ऋण का गुणा धन और ऋण, यहाँ पर ऋण का गुणा धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, मतलब अंतिम में हमारे पास क्या बचा ऋण और 1 गुणा 1 का कितने बार में गुणा करो अंतिम में हमको 1 ही मिलता है। अब यहाँ पर 3 एकम 3 चिन्हों को पहले गुणा करेंगे तो धन का गुणा ऋण और ऋण का गुणा धन, तो अंतिम में बच गया हमारे पास धन 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर ये हो गया हमारे पास 3, ऋण का गुणा हो जाएगा हमारे पास धन। अब 5 एकम 5 धन, पहले से हमारे पास क्या दिया हुआ है 8। अब हम धनात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को अलग से जोड़ेंगे और ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या जो है उसको उसमें घटा देंगे।
तो 3 धन है, 5 भी धन है और 8 भी धनात्मक हो गया है। तो 3, 5 और 8 हम जोड़ देते हैं। 5 और 3 मिला के 8, 8 और 8 मिला के 16। धनात्मक चिन्ह वाले का योगफल मिला 16 और ये है चिन्ह ऋणात्मक जिसको हम 16 में घटा देंगे। तो 3 और 5 मिला के 8, 8 और 8 16, 16 में 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 15। यहाँ पर जो 15 मिला यही हमारा कहलाएगा शेषफल। बिना बहुपद को भाग दिए हम दूसरे बहुपद से क्या करते हैं, दूसरे बहुपद के लिए क्या निकालते हैं, शेषफल। सीधा सीधा हमने बना दिया शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें हम भाजक वाले जगह देते हैं, जो चर राशि है वो भाजक से मान निकाल के भाज्य में रखते हैं, कि बिना भाग दिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी प्रश्नावली में आपको एक बार दूसरा प्रश्न में जो बोला गया है उसको ध्यान दीजिएगा। आपको बोला गया है कि मान प्रश्न बोला जाता है कि क्या gx px का गुणनखंड है, तो आपको बताना है gx px का गुणनखंड तभी रहेगा जब हम शेषफल प्रमेय या किसी भी विधि से शेषफल प्राप्त करते हैं और शेषफल 0 मिला, शेषफल यदि 0 मिला तो हमको कहना है कि gx px का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा तभी आपको कहना है कि gx px का गुणनखंड है। यदि नहीं मिला, ऋणात्मक आया या धनात्मक भी आया तो भी आपको gx px का गुणनखंड है नहीं कहना है। सिर्फ हमको तभी gx px का गुणनखंड है बोलेंगे जब शेषफल मिल जाएगा 0। तो विधि ऐसी ही रहेगा जैसे हमने बनाया। ध्यान इस बात को देना है कि शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। हेलो बच्चों, जैसे कि आपने पुराने वाले वीडियो में पढ़ा शेषफल प्रमेय, उसी के सहायता से हम एक आज और नया वाला प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको प्रश्नावली अध्याय 1 के प्रश्नावली 2 के प्रश्न नंबर 5 मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5 और 4 एक जैसे हैं, तो आप प्रश्न नंबर 5 मैं बना के बता रहा हूँ और आप अपने से प्रश्न नंबर 4 को बना के देखिएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसे बोला गया है जब किसी बहुपद f(x) को x के वर्ग ऋण 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5x धन 3 प्राप्त होता है। जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब यहाँ पर f(x) को इससे भाग दिया जाए, मतलब ये भाज्य का काम करेगा और ये भाज्य का काम करेगा, तब शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 5x धन 3। फिर इसी बहुपद को किससे भाग दिया जा रहा है x धन 4 से, तो यहाँ पर दो बार भाजक मिला है, एक x का वर्ग ऋण 16 और एक x धन 4। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो जिसको भाग दिया जाता है, मैं आपको पहले बताया हूँ, जिसको भाग दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, भाज्य। तो भाज्य का मान हमको मिला है, भाज्य बराबर हो गया हमको fx, और पहले स्थिति में किससे भाग दिया जा रहा है, x का वर्ग ऋण 16 से, तो ये हमारा काम करेगा किसका, भाजक का। भाजक बराबर हो जाएगा x का वर्ग ऋण 16। तब शेषफल कितना मिला है 5x धन 3। शेषफल बराबर 5x धन 3। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ मिसिंग है। भाज्य तो मिल गया, भाजक और शेषफल तीनों तो है, लेकिन एक बचा है, वो क्या हमारा भागफल। तो जो हमको नहीं दिया है उसको हम मान के चलेंगे, माना भागफल बराबर, भागफल हम मान लेंगे क्या, px। इसको हमने मान लिया px। तो चारों चीजें मिलने के बाद हमारे पास एक सूत्र मिलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो हम मानते हैं भाजक मान हमको मिला है fx, भाजक का मान मिला है x का वर्ग ऋण 16, और गुणा में भागफल हमने क्या माना था px, धन शेषफल हमको मिला है 5x धन 3। इस तरीके से हमको मिला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इसी भाजक को एक अन्य भाजक क्या मिला है x धन 4, इससे भाग दिया जा रहा है, तो ये दूसरे नंबर का भाजक है, इसलिए हम कहेंगे इसको नया भाजक। इसको हमने कह दिया नया भाजक। नया भाजक हमको मिला है x धन 4। इसी बहुपद को किससे भाग दिया जा रहा है x धन 4 से, तो यहाँ पर हम लगा देंगे शेषफल प्रमेय, जो आपने पुराना वाला वीडियो में पढ़ा है। शेषफल प्रमेय में हम सबसे शुरू में ही भाजक बराबर लेके चलते हैं 0, भाजक बराबर लेके चलते हैं 0। भाजक का मान हमको क्या मिला है x धन 4 बराबर मिल जाएगा 0।
जिससे हमको x मान मिल जाएगा ऋण 4। 4 को पक्षांतरण करेंगे तो 4 का चिन्ह प्लस है वो क्या हो जाता है माइनस। पक्षांतर में नियम क्या कहता है, चिन्ह बदलना। धन वाला होता है ऋण वाला होता है धन। गुणा जो कर रहा हो तो उधर जाके करता है भाग, और भाग जो कर रहा हो तो उधर जाके क्या करता है गुणा। तो x मान प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस। अब इसका मान हम रखते हैं कहाँ पे, भाज्य में। तो fx में मान रखने पर fx में मान रखने पर fx में मान रखेंगे तो f ये तो जो तो हमने लिख दिया। x मान क्या हो जाएगा ऋण 4 बराबर x का वर्ग मतलब ऋण 4 का वर्ग। ऋण यहाँ पर हमको मिल गया है 16, गुणा के चिन्ह गुणा में लिख दिए p, x मान के विषय में लिख दिया ऋण 4 धन 5 को हमने लिख दिया जो क्यों, और x मान फिर से आएगा ऋण 4 धन हमको प्राप्त हुआ है क्या 3। अब हम हल करते हैं। ऋण 4 का वर्ग चाहे संख्या ऋण हो चाहे धन हो, यदि उसका वर्ग किया जा रहा है तो अंतिम में हमको धन ही मिलता है। तो ऋण 4 का वर्ग ऋण का वर्ग हो गया धन, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ऋण यहाँ पर हमको क्या मिला है 16 ऋण 16। ये जो मतलब इसको लिख दीजिएगा कि ऋण 4 यहाँ पर धन है, ये वाला संख्या धन है और ये ऋण है। यहाँ पर का धन और यहाँ पर का ऋण। धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, और 5 चौक 20, 5 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे तो 5 चौक 20। धन हमको मिल जाएगा कितना 3। अब 16 में 16 घटा के मिल जाएगा 0, गुणा में बचा है p ऋण 4। अब 20 में 3 घटेगा, एक चिन्ह माइनस है और एक का चिन्ह प्लस है। जब असमान चिन्ह रहता है तो संख्याएं घटता है, तो 20 में घट जाएगा कौन 3, तो 20 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 17। चिन्ह बड़ी संख्या है 20 का लगाना है, मतलब क्या लग जाएगा माइनस। अब किसी भी संख्या को हम गुणा करते हैं 0 से, कोई भी पद को हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। 0 ऋण पहले से हमारे पास हो जाएगा 17, तो 0 ऋण 17 का मान क्या आ जाएगा ऋण 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास ऋण 17। इस तरीके से आपको प्रश्न बनाना है। इसी तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 4, जो एग्जाम में आने का इस साल बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए। यदि ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।